अब बच्चों दूसरा जनित्र है दिष्ट धारा जनित्र, जिसे शॉर्ट में कहते हैं डीसी जनित्र या डायरेक्ट करंट जनरेटर। अब इसका भी रचना बिल्कुल एसी जनरेटर की तरह ही है, केवल इसमें एक चेंज होता है, वहाँ पे हम सर्पी वलय यूज़ करते हैं, यहाँ पर विभक्त वलय यूज़ करते हैं। तो पहला हो गया आपका क्षेत्र चुंबक की दो शक्तिशाली चुंबक के बीच में दो N और S एक शक्तिशाली चुंबक के ध्रुवखंड हैं और इस चुंबक का कार्य एक शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करना है जिसमें कुंडली घूमती है। आर्मेचर कुंडली हो गई कि यह एक कच्चे लोहे के बेलन पर तांबे के पृथक तार को बहुत से चक्रों में लपेटकर बनाई जाती है और ये चुंबक के बीच में घूमने के लिए स्वतंत्र होती है। और तीसरा भाग हो गया इसका विभक्त वलय और ब्रश। विभक्त वलय एक बेलन को काट कर उसके दो हिस्से कर दिए जाते हैं, तो इसलिए इसको कहा जाता है विभक्त वलय। यानी आधा भाग ये हो गया और इसका आधा भाग ये हो गया, ये C1 हो जाता है और ये C2 हो जाता है। और इसी विभक्त वलय के साथ दो ब्रश जुड़े होते हैं, कार्बन ब्रश जुड़े होते हैं, जो कि इसको स्पर्श करते हुए लगातार घूमते रहते हैं और इसका संबंध, इन ब्रश का संबंध ही वाय परिपथ से होता है। सिद्धांत इसका भी बिल्कुल उसी तरह है कि जब किसी बंद कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है तो उससे गुजरने वाली चुंबकीय फ्लक्स रेखाओं में परिवर्तन होता है और इस परिवर्तन के कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है और इस प्रेरित विद्युत वाहक बल के कारण बाह्य परिपथ में प्रेरित विद्युत धारा बहती है। अतः कुंडली को घुमाने में व्यय यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। अब कार्यविधि है, देखिए इसका पहले आप चित्र देख लीजिए। N और S दो मैग्नेट हो गए, इनके मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय बल रेखाएं कहाँ से निकलेंगी? नॉर्थ से निकलती हैं और साउथ में जाती हैं, तो चुंबकीय बल रेखाएं N से निकलकर S में जाएंगी और उसमें एक आयताकार कुंडली ABCD आर्मेचर जो है उसको रखा गया और इस आर्मेचर को दो विभक्त वलय C1 और C2 से जोड़ दिया गया और इस विभक्त वलयों को एक कार्बन ब्रश B1 और B2 से जोड़ दिया जाता है। ये विभक्त वलय इस भुजाओं के साथ ही घूमते हैं और अपना स्थान चेंज करते रहते हैं। यानी C2 जब घूमेगा ये आधे चक्कर में तो C2 किधर आ जाएगा? B1 से जुड़ जाएगा और C1 किससे जुड़ जाएगा? B2 से हर आधे चक्कर बाद जुड़ जाता है। अब इसमें भी वही नियम होगा कि घूमने की दिशा कुंडली की किधर से है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इस तरफ, यानी फोर्स इसमें कुंडली पर किधर लग रहा है? ऊपर की ओर लग रहा है। तो यहाँ पे फिर से राइट हैंड रूल से फ्रेमिंग के बाएं हाथ के नियम से निकाल लेंगे। बल लगने वाला बल ये हो गया, चुंबकीय क्षेत्र नॉर्थ टू साउथ हो गया, तो इसमें फ्लोइंग करंट किधर हो गई आपकी? A से B की ओर। और इसी तरह इसका उल्टा निकाल लेंगे कि हम फिर से जब इस वाली भुजा में निकालेंगे तो हमारा थंब नीचे चला गया, फर्स्ट फिंगर की डायरेक्शन वही रहेगी नॉर्थ टू साउथ और जो करंट है वो देखिए आपकी इस तरह इस डायरेक्शन में फ़्लो होने लगेगी। यानी इसमें लगने वाला फोर्स नीचे की ओर होगा, ये देखिए इस तरह हो जाएगा हमारा हाथ, ये हो गया, ये फर्स्ट फिंगर हो गई और ये आपकी करंट की डायरेक्शन ये वाली फिंगर बताएगी। तो इसमें भी आपका लगने वाला बल नीचे की तरफ, चुंबकीय बल रेखाएं इस तरफ नॉर्थ टू साउथ और करंट जो है वो नीचे की यानी C से D की ओर फ्लो होती हुई सर्किट में पूरा बहते हुए B2 से होते हुए B1 में जाएगी और सर्किट हमारा पूरा हो जाता है। तो इसमें जो है करंट जो है वो लगातार मिलती है, अल्टरनेट करंट नहीं मिलती बल्कि डायरेक्ट करंट मिलती है। और उसका कारण क्या है कि जैसे ही ये AB जो है वो CD की जगह आएगा और CD AB की जगह जब घूम के आधे चक्कर में आ जाएगा, जैसे ये कुंडली है आपकी, अगर हमारी ये कुंडली मान लेते हैं इस तरह रखा है और ये अब जब आधे चक्कर में पहले तो ऐसे होगा वर्टिकल के बाद देखिए घूम के हमारा अंगूठा किस तरफ आ गया? इस तरफ आ गया और ये यानी ये CD साइड इधर आ गई और AB साइड इस तरफ चली गई। जैसे ही ये चेंज होता है वैसे ही क्या होगा? करंट की डायरेक्शन चेंज होगी। लेकिन इसमें क्या होता है? करंट की डायरेक्शन इससे चेंज नहीं होती कि इससे जुड़े हुए जो विभक्त वलय हैं वो भी घूम जाते हैं। यानी CD के साथ जुड़ा हुआ विभक्त वलय C2 इधर आ जाएगा और C1 AB के साथ घूमकर
यहाँ पर आ जाता है। इसलिए इसमें करंट किस डायरेक्शन में हमेशा बहेगी, B1 से B2 की ओर घूमती है और हर आधे चक्कर में ये इसी तरह प्राप्त होती रहती है, यानी इसकी डायरेक्शन निगेटिव यानी नीचे की तरफ देखिए नहीं आ रही है। इसको हमने देखिए दिखाया 0 से 180 आई, 180 से 360 आया, 360 से इसी तरह आगे ये हर आधे चक्कर में ये करंट हमें लगातार मिलती रहती है। तो इसकी देखिए कार्यविधि कि माना आयताकार कुंडली का सिरा AB विभक्त वलय C1 से और CD विभक्त वलय C2 से जुड़ा है और कुंडली ABCD क्षैतिज चुंबकीय क्षेत्र में रखी है और जब इसे दक्षिणावर्त दिशा में घुमाया जाता है तो प्रारंभ में कुंडली का तल क्षेत्र के लंबवत है। इस स्थिति में कुंडली में कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि फाई बराबर मैंने आपको बताया था BA cos थीटा। अगर थीटा का मान 90 डिग्री होता है तो BA cos 90 डिग्री यानी cos 90 का मान क्या होता है, 0 होता है। तो बहने यानी उसके चुंबकीय फ्लक्स में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। तो चुंबकीय फ्लक्स में जब परिवर्तन नहीं होगा तो उसमें धारा भी प्रवाहित नहीं होगी। तो कुंडली के चुंबकीय क्षेत्र में घूमने के कारण उसके चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है और कुंडली में धारा प्रेरित होती है। 90 डिग्री के पश्चात कुंडली का तल चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हो जाता है तो धारा अधिकतम हो जाती है। यानी थीटा बराबर अगर 0 डिग्री हो गया तो बहने वाली करंट जो है वो कितनी हो फ्लक्स जो है वो क्या हो जाएगा, फाई बराबर BA, क्योंकि cos 0 का मान 1 होता है और अधिकतम हो जाती है। और जब कुंडली 90 से 180 डिग्री तक घूमती है तो प्रेरित विद्युत वाहक बल और धारा दोनों घटने लगते हैं और जब कुंडली का तल चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो जाता है तो प्रेरित धारा शून्य हो जाती है। और इस आधे चक्कर में फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से धारा की दिशा कुंडली में B से A की ओर और C से D की ओर रहती है और बाह्य परिपथ में धारा की दिशा C2 B2 और B1 C1 है। इसके बाद विभक्त वलय C1 और C2 अपना ब्रश बदल लेते हैं और जब कुंडली 180 से और आगे घूमती है तो कुंडली में धारा विपरीत दिशा में प्रेरित होती है, परंतु विभक्त वलयों द्वारा ब्रशों के बदलने के कारण बाह्य परिपथ में धारा की दिशा वही बनी रहती है और कुंडली के 270 डिग्री पर प्रेरित धारा अधिकतम हो जाती है तथा 360 डिग्री घूमने पर पुनः शून्य हो जाती है। और यही प्रक्रिया कुंडली के प्रत्येक आधे चक्कर में दिखाई देती है। यानी यहाँ से देखिए 0 से 90 गया, अधिकतम हुई, फिर देखिए 90 से जब हम फिर घूमे 180 तक आए, देखिए धारा नीचे की ओर आने लगी, यानी यहाँ 0 हो गई। फिर से 180 से जब घूमी तो फिर देखिए यहाँ पर जा रहा है, ये पीक पॉइंट होता है धारा का, तो यहाँ पे फिर अधिकतम हो गई 270 पे। जब 270 से नीचे आई 360 पे आ रही, देखिए फिर से धारा का मान यानी ये रेखा जो है वो 0 पे फिर से आके ख़त्म हो जा रही है, यानी इधर प्रेरित धारा दिखाई दे रही है और ये घूर्णन कोण है कि किस तरह वो घूम गई कुंडली। तो धारा देखिए 0 से 90 अधिकतम, फिर घटने लगी, फिर अधिकतम, फिर घटने लगी, फिर अधिकतम होगी, फिर घटने, तो इस तरह लगातार धारा बहती रहती है। तो इस प्रकार कुंडली के घूमने से कुंडली में तो प्रत्यावर्ती धारा ही उत्पन्न होती है, परंतु बाह्य परिपथ में धारा की दिशा में परिवर्तन नहीं होता है और एक ही दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित होती रहती है। अतः इसे दिष्ट धारा जनित्र कहा जाता है, क्योंकि हमें लगातार धारा मिल रही है। और AC करंट में मैंने आपको दिखाया था, देखिए हर आधे चक्कर बाद धारा क्या है, पहले अधिकतम हुई, शून्य हुई, फिर निगेटिव हो जाती है। तो निगेटिव हो जाने पर वो हमें लगातार प्राप्त नहीं होगी, यानी कनेक्शन पूरा नहीं होगा। इसमें धारा की दिशा 2 बार बदलती है, B1 से B2 की ओर, B2 से B1। और इस करंट में लगातार धारा किधर रहती है, B1 से B2 की ओर ही रहती है। B1 से निकलेगी और B2 में जाकर ख़त्म हो जाती है। तो इस तरह ये 2 जनित्र हो गए, AC और DC जनित्र, और उनकी कार्यविधि हो गई। इनका चित्र ये पूरा आप तैयार करेंगे और ये इनमें से कोई एक पेपर में ज़रूर पूछा जाता है।